नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो भारतीय को जो है 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को जो है वो कहा जाता है माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, माउंट बेटन योजना। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो शासन जो है वो चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है वो भारत का शासन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो सही कथन नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो 1946 का कैबिनेट मिशन जो है वो 3 मंत्रियों में गठित था। तो इनमें से जो इसका सदस्य नहीं था वो है लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो पारित किया गया 1909 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो है वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को जो है वो भारत की साम्राज्ञी जो है वो नियुक्त किया गया था 1858 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1773। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है वो सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो प्रावधान था वो था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है इसमें प्रावधान दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो 1922 में निम्नलिखित में से जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ये मांग की ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो M.N. राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है M.N. राय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया तो संविधान सभा को जो है वो मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो कांग्रेस ने जो है वो 1936 में किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय सरकार द्वारा भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 1936 में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1938 में जो है वो वयस्क मताधिकार के अधिकार पर के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में जो है ये हुआ था क्रिप्स योजना में। 1942 में जो है क्रिप्स योजना के तहत जो है ये स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है वो गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।